हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं इन्फॉर्मेटिव चैट में। पिछले सेशन में हमने जीएसटी पे डिस्कशन किया था, जिसके लिए हमारे साथ हरेश सर और रोहित जुड़े थे। हमने दोनों से रिक्वेस्ट की थी कि जीएसटी पे और एक सेशन करें। आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं हरेश सर और रोहित, हमें जीएसटी और इन डेप्थ समझाने के लिए। सर, रोहित, थैंक यू सो मच कि आपने फिर से वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सौरभ, थैंक यू वंस अगेन। सर, पिछले सेशन में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सुना था, आपने जिक्र किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जैक्टली होता क्या है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे लास्ट सेशन में भी हमने समझा था, हमारी जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। किसी भी असेसी, किसी भी टैक्सेबल पर्सन ने जो भी इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स या जो भी उन्होंने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया हो, वो अपने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से उसका भुगतान कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या शॉर्ट में कहते हैं आईटीसी। आईटीसी जीएसटी का एक, आप कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि इसी से ही एक असेसी अपना टैक्स लायबिलिटी पे कर सकता है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके जो बचेगा वो होगा नेट टैक्स लायबिलिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आप दो तरीके से पे कर सकते हैं, एक बाय वे ऑफ आईटीसी और एक बाय वे ऑफ कैश। तो आईटीसी जो आपको मिलेगा उसके कई कंडीशंस हैं, उसकी कई शर्तें हैं। अगर वो शर्तें सेटिस्फाइड हुई तो ही आपको आईटीसी का क्रेडिट जो है वो मिलेगा। सौरभ, और जैसे हमने देखा था कि आईटीसी क्रेडिट लेने के लिए जैसे कुछ कंडीशंस है, मैं एक बार जस्ट क्विकली रिपीट करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आपको उस पर्टिकुलर आईटीसी आपके बिजनेस के लिए यूज़ होना चाहिए, आपने उस वेंडर का पेमेंट करना चाहिए, आपके पास उसका वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली उस पर्टिकुलर वेंडर ने उस जीएसटी को सरकार को पे करना चाहिए, और वो हमें अपने रिटर्न में रिफ्लेक्ट होता है, जीएसटी रिटर्न में। और इसमें और एक सौरभ एक बात है कि एक ब्लॉक क्रेडिट का एक कंसेप्ट है आईटीसी में। मतलब आपने ये सारे कंडीशन फुलफ़िल कर ली है, फिर भी कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपको क्रेडिट लेने नहीं मिलता, मतलब वो ब्लॉक क्रेडिट है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो भी गुड्स या सर्विसेज लेंगे, भले ही वो आपका ऑफिस बिल्डिंग हो या आपका फैक्ट्री बिल्डिंग हो, उसका क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कारणवश उसको सरकार ने ब्लॉक क्रेडिट कर दिया है। तो जब भी हम गुड्स या सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो दो चीज़ों का ख्याल हमें रखना है। एक, मतलब हमको सारी कंडीशंस फुलफ़िल करने हैं, और दूसरा, क्या वो पर्टिकुलर आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट में है या नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसमें ऐसा है कि अगर ये ब्लॉक क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर हमें टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इनकम टैक्स में उसके ऊपर जो आप पूरा उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, और उसके ऊपर आप उसका डिडक्शन भी मिलेगा। रोहित, आपने अभी जीएसटी रिटर्न की बात की थी, तो ये जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, क्या कौन से फॉर्म्स है और ये कैसे किया जाता है? रिटर्न्स जो है वो डिपेंड होंगे कि आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो या कंपोजिशन टैक्स पेयर हो। तो जो दो मेन रिटर्न किसी रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करने होते हैं वो GSTR 1 और GSTR 3B हम कहते हैं। GSTR मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। तो GSTR 1 जिसमें आप अपनी जितनी भी सप्लाईज़ की है, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है, वो आपने चाहे B2B के हो, B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, या बिज़नेस टू कंज्यूमर B2C हो, वो सब उसमें हम डिक्लेयर करते हैं। उसमें कई एडिशनल फील्ड्स भी हमें भरनी पड़ती है, जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो इनवॉइस नंबर है, क्योंकि GSTR 1 अगर आप बराबर भरेंगे तो सामने जो GSTR 2B में जो सप्लाई, जो बायर होगा, उन्हें उसका क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने GSTR 1 अपना बराबर नहीं भरा, जो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है वो बराबर नहीं भरा,
तो उन्हें अपना क्रेडिट लेने में दिक्कत आएगी। तो इसका जो ड्यू डेट है वो है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगर आपका मंथली रिटर्न है, या क्वार्टरली रिटर्न है तो 11th ऑफ द नेक्स्ट जो मंथ एंडिंग द क्वार्टर जो आता है। तो जैन टू मार्च का अगर आपका क्वार्टर है तो 11th अप्रैल में आपका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट आता है। दूसरा रिटर्न है जो एक समरी रिटर्न है जिसे हम GSTR 3 भी कहते हैं। इसमें आपका GSTR 1 से जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है वो ऑटो पॉपुलेट होंगे। आपको जो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने जो डिस्कस किया अभी, अगर वो ब्लॉक क्रेडिट्स नहीं है और आपने शर्तें सब उसमें पालन किया है तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेंगे और जो नेट टैक्स पेबल है वो आप भरेंगे। अब GSTR 3B का ड्यू डेट अगेन 20th है ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ जो आप जिसका रिटर्न फाइल कर रहे हो, या अगर क्वार्टरली रिटर्न है तो 20th ऑफ द मंथ एंडिंग फॉलोइंग द एंड ऑफ द क्वार्टर है। ये है दोनों रिटर्न जो एक रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करने होते हैं। कंपोजिशन टैक्स पेयर को क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं जिनका नाम है CMP 08। इसकी ड्यू डेट है 18th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। अगर मेरा क्वार्टर अप्रैल टू जून है तो 18 जुलाई उसका ड्यू डेट माना जाएगा। अब इसमें कंपोजिशन के लिए क्या है कि उनको कोई ITC है नहीं, और प्लस इसमें GSTR 1 का भी प्रावधान नहीं है क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकते। तो ये कंपोजिशन डीलर्स के लिए CMP 08 क्वार्टरली रिटर्न्स का प्रावधान है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है GST में कि यहाँ है ना, रिटर्न्स फाइल करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो रिटर्न फाइल करने के टाइम हमें बहुत चौकन्ना रहना होना चाहिए और वो रिटर्न्स बराबर से जाने चाहिए। तो जैसे सर ने कहा सौरभ, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि भले हम पीरियोडिक रिटर्न जो है मंथली क्वार्टरली वो रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है GST में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर महीने या क्वार्टरली करेक्ट ही रिटर्न फाइल करो। कुछ इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक बाय ओवरलुक आपसे रह सकता है या गलत इन्फॉर्मेशन जा सकता है पर्टिकुलर रिटर्न्स में। तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में आप जो भी आपका ईयरली है सारा उसका लेखा जोखा आप आपके ईयरली रिटर्न में GSTR 9(9)C में डाल सकते हैं। तो इसमें आपका आउटवर्ड टैक्स हो गया, इसमें आपका रिवर्स चार्ज हो गया, इसमें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप GSTR 9 और GSTR 9C जो रिकन्सिलिएशन रिटर्न होता है, रिकन्सिलिएशन बेसिकली मतलब जो भी आपका ईयरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आप आपके सालाना अकाउंट्स फाइनल करते हो और आपका GST रिटर्न, इनके दोनों के बीच का जो रिकन्सिलिएशन है वो, और उस पर अगर कुछ एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, कुछ एडिशनल आपको शो करना है इंफॉर्मेशन, तब आप ये सारी चीज़ें आपके एनुअल रिटर्न पे दिखा सकते हो। आपने अभी रिवर्स चार्ज की बात की GST में, तो ये रिवर्स चार्ज एग्जैक्टली GST में होता क्या है? तो GST का जो एक्ट है उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो गुड्स बेचता है, जो सेलर है, उन्हें टैक्स कलेक्ट करके सरकार को भरना होता है। इसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। समझो मैंने किसको वस्तुएं बेची, मैंने सेवाएं दी, तो उस पर जो सेलर है वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को उसको भुगतान करेंगे। रिटर्न्स कौन से हैं वो हमने अभी देखे। लेकिन कुछ ऐसी गुड्स हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां सर्विस प्रोवाइडर नहीं कलेक्ट करता है, जो सर्विस रिसीवर है वो, या गुड्स का जो रिसीवर है वो उन टैक्स को कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे और फिर उसका वो क्रेडिट भी लेंगे, तो उनको उनका भी ITC मिलता है। अभी उसका उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है। तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो नहीं कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ले रहे हैं वो सर्विस के ऊपर अपना टैक्स भरेंगे रिवर्स चार्ज में और उसका वो क्रेडिट भी लेंगे। तो इसमें ये रिवर्स चार्ज के क्रेडिट लेने के लिए अगेन कुछ एक दो कंडीशंस है। जैसे ये अगर ITC है तो सरकार लाजमी है कि उसमें कंडीशंस डालेगी। तो रिवर्स चार्ज का कैसे होता है, आपको पेमेंट बेस का उस पे क्रेडिट मिलता है। मतलब मान लो सौरभ, एक पर्टिकुलर मंथ में
आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज खरीदे हैं, लेकिन आपने कुछ सेल नहीं किया है, आपका आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। और उसी मंथ में जैसे सर ने कहा आपने एक ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली है, तो ट्रांसपोर्ट पे आपको रिवर्स चार्ज में भरना है। तो समझो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 रुपया है और ट्रांसपोर्ट पे आपका लायबिलिटी आता है मान लो 20 रुपया। तो आप बोलोगे कि ये 20 रुपया भरने के लिए मेरे पास तो 100 रुपया है, तो मैं ये 20 रुपया कैश में क्यों भरूँ? तो सरकार बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये जो 20 रुपया है जो आपकी रिवर्स टैक्स की लायबिलिटी है वो आपको कैश में ही पे करनी है। आप इसको कैश में पे करो और अगले महीने आपका जो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा वो हो जाएगा 120, मतलब 100 रुपया जो आपको नॉर्मल इनपुट टैक्स है और ये 20 रुपया जो आपने रिवर्स चार्ज में पे किया है वो उस 100 रुपये में ऐड हो जाएगा और अगले महीने आप 120 रुपये क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जो अगले महीने के आपके आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ होगा। लेकिन अभी आपको रिवर्स चार्ज का या जब भी रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी अराइज होता है तो फर्स्ट उसको हमको कैश में पे करना पड़ता है एंड देन इन सब्सिक्वेंट मंथ उसका आईटीसी अपने टोटल आईटीसी में ऐड होता है और हम उसका क्रेडिट ले पाते हैं। मुझे आपसे अगला सवाल ये पूछना है कि जैसे कोई भी नॉर्मल बिल होता है नॉन जीएसटी, उसका एक पर्टिकुलर सेट फॉर्मेट है, तो क्या जीएसटी वाला बिल और नॉर्मल जो बिल है उसके फॉर्मेट्स में कोई अंतर है? तो जीएसटी एक्ट में एक जो भी आप इनवॉइस इशू करोगे तो उसे टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकेगा क्योंकि उसका सामने क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इसके लिए अगर आप, और जैसे रोहित ने अभी समझाया कि जो कंडीशंस हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। तो जीएसटी में जो इनवॉइस को जो वैलिड है उसे टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। अब उसमें कई इम्पोर्टेंट जो फील्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं जो होने चाहिए, वो है नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर, उसका जीएसटीआईएन जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो डेट है, यूनिक इनवॉइस नंबर एक होना चाहिए, जो रेसिपिएंट है उनका भी नेम एड्रेस होना चाहिए। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बिल टू और शिप टू मॉडल में जाते हैं, तो उसमें जिसको हम बिल कर रहे हैं उनका नेम एड्रेस और जीएसटीआईएन, और जिसको हम शिप कर रहे हैं उनका भी नेम एड्रेस और जीएसटीआईएन होना चाहिए। ई वे बिल नंबर भी उसके अंदर अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट की जो हमारी डिटेल्स है, किस लॉरी किस व्हीकल के थ्रू जा रहा है वो डिटेल्स होनी चाहिए। जो हमने कौन से गुड्स वो बिल के अंदर कवर्ड है, कौन सी सर्विसेज कवर्ड है, उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए। अगर गुड्स है तो HSN भी होने चाहिए, अगर सर्विसेज है तो SAC जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो टैक्स है, जो टोटल अमाउंट है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। जीएसटी में अभी सरकार ने ये भी कहा है कि थोड़े डीलर्स के लिए, एसएससीज के लिए ई इनवॉइस कंपलसरी किया है। तो रोहित, आप ई इनवॉइस के बारे में कुछ कहिए। श्योर सर। तो ई इनवॉइस ये जो कॉन्सेप्ट है, तो जैसे हमने देखा कि जीएसटी इनवॉइस ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जीएसटी में, जो डिफाइन करता है आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी और प्लस आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के लिए। तो इसका ट्रैक रखने के लिए, ताकि एक ये फॉर्मलाइज सिस्टम से चले, इसमें डुप्लीकेशन ना हो, इसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो, अगर हम कहें सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए सरकार ने क्या किया है, फॉर एवरी इनवॉइस एक ई इनवॉइस पोर्टल थ्रू रन होगा और जिसमें एक यूनिक बारकोड और एक यूनिक IRN नंबर जनरेट होगा, जो होता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। वो हर एक इनवॉइस को एक यूनिक नंबर होता है, ताकि एक बार एक ई इनवॉइस बन गया तो उसके बाद उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिकली बारकोड दिया जाता है और एक स्पेसिफिक IRN दिया जाता है। तो सर, अब आप कहोगे कि ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया हर एक जन को इनवॉइस करना, तो इसमें कोई छूट या ऐसा कुछ है क्या? तो यस, जो छोटे टैक्स पेयर है उनको फ़िलहाल ई इनवॉइस करना ज़रूरी नहीं है। छोटे मतलब सरकार ने अगेन इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट डाल दिया है। जिन टैक्स पेयर या असेसी का टर्नओवर सालाना 5 करोड़ से कम है, उनको ई इनवॉइस करना ज़रूरी या मैंडेटरी नहीं है, वो नॉर्मल इनवॉइस
इनवॉइस दे सकते हैं। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन असेसी को ई इनवॉइस करना ज़रूरी है। तो ई इनवॉइस किस में होता है? तो जो आपके B2B सप्लाईज है, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड मतलब जो GST में रजिस्टर्ड है, दूसरे GST रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है एंड उसका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तब उसको अपना इनवॉइस ये ई इनवॉइस पोर्टल थ्रू रन करना पड़ता है और एक ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। तो इसके चलते सरकार को सारे इनवॉइसेस जो है, जो ये लार्ज टैक्स पेयर के बेसिकली, वो एक पोर्टल थ्रू ट्रैक होते हैं और सारा डेटा गवर्नमेंट के पास जमा होता है ताकि भविष्य में इनवॉइस के लेकर कोई फ्रॉड या कोई मिसयूज़ ना करे। तो ये एक कह सकते हैं कि ये एक टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने का मेजर है ई इनवॉइसिंग। दूसरा जो रोहित कह रहे थे कि सालाना जो टर्नओवर 5 करोड़ का है, वो हम एक क्लैरिफिकेशन में दे दूं, हम प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर का अप्रैल टू मार्च का टर्नओवर देखेंगे और उससे आपका नेक्स्ट ईयर डिसाइड होगा कि आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। सर ने अभी 2 टर्म्स मेंशन किए, एक ई इनवॉइस और एक ई वे बिल, तो इसमें एग्जैक्टली अंतर क्या है? तो जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ये सब चीज़ें हैं ना, सरकार सब डिजिटली जा रही है, तो ये सब चीज़ें ना GST पोर्टल पे अपडेटेड होती हैं जो ई इनवॉइस की है। वैसे ही एक टैक्स इनवॉइस जो ई इनवॉइसिंग में हो चुका है, वैसे ही जो ट्रांसपोर्टर की जो लॉरी रिसीट्स और वो सब होती थी जितनी भी ये, तो वो भी अभी ई वे बिल के तौर पर हमें जनरेट करनी पड़ती है पोर्टल के थ्रू। अगेन ये भी एक टैक्स को इवेड न कर सके या फॉल्स इन्वॉइसिंग न रेज हो, तो उसका ये एक मेजर है। जैसे पहले रोहित ने समझाया था कि GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एक कंडीशन है कि जो बायर है उनको गुड्स एक्चुअल में डिलीवर हुआ है कि नहीं वो होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो ई वे बिल उसका एक प्रूफ हो जाता है कि ई वे बिल उनको मिला है, मीन्स एक्चुअली द गुड्स हैव बीन फिजिकली डिलीवर्ड और बायर को ने वो उनका डिलीवरी लिया है। ई वे बिल अगेन जैसे मैंने समझाया GST पोर्टल पे होगा, तो उसमें EWB 01 भरा जाता है, उसके अंदर पार्ट A और पार्ट B होता है। जो पार्ट B है उसमें ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होती है, ट्रांसपोर्टर भरते हैं। अब ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है? ई वे बिल या तो रिसिपिएंट जनरेट करे या तो बायर जनरेट करे, या जहाँ बायर और रिसिपिएंट, जो बायर जो रिसिपिएंट या जो सेलर है वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। ई वे बिल का जो लिमिट है वो 50,000 है। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के नीचे है तो ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके ऊपर है तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। कई स्टेट्स ने किलोमीटर्स का भी रखा है कि अगर जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर, अगर 50 किलोमीटर्स के कम है तो ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है। अगर डिस्टेंस, ई वे बिल मैंडेटरी कब होगा? जब डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो। एक और इसमें कंडीशन है कि अगर ये मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, कोई हैंड कार्ट के थ्रू या और कोई नॉन मैकेनाइज्ड मेथड में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सौरभ, बेसिकली ई वे बिल एक काफ़ी रिवैल्यूएशनरी स्टेप है सरकार का, आप अगर इसमें कह सकते हो। तो अगर आपने देखा रहेगा तो GST के पहले अगर आपने मुंबई में देखा होगा तो ज़कात नाका होते थे यहाँ पे अपने टोल नाका के पास, अभी वहाँ पे नहीं है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना, ये पहले काफ़ी ऑफलाइन तरीके से ट्रैक किया जाता था। तो ऐसे जो ज़कात नाके थे वहाँ पे ट्रक को वेटिंग करना पड़ता था, फिर वहाँ पे काफ़ी करप्शंस और ये सब भी चीज़ें होती थी। तो ये सब हटाने के लिए ई वे बिल हम कह सकते हैं काफ़ी रिवैल्यूशनरी मूव है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिकली हर असेसी को, टैक्स पेयर को सिर्फ बताना है कि उसको वो एक पर्टिकुलर गुड्स कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, उसके सारे डिटेल्स देने हैं बस। और ये सारी चीज़ें आपके इनवॉइस से मैच होनी चाहिए।
तो इन केस समझो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका गुड्स का वेरिफिकेशन होता है किसी आरटीओ द्वारा या जीएसटी इंस्पेक्टर द्वारा, तो आपकी ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, इतनी ही कंडीशंस है। तो पहले जैसे कोई ज़कात नाका वगैरह नहीं होगा, सारा इलेक्ट्रॉनिकली मूव होगा। इसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, टाइम, एफर्ट्स और एज ऑफ बिजनेस काफ़ी हुआ है ई वे बिल के लाने के तौर पर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जीएसटी प्रोसेस जो इतनी टेक्निकल है, समझिए उसमें लेट फाइलिंग हुई या नॉन फाइलिंग हुई या और कोई प्रोसेस में लैप्स हो गया, तो क्या उस पर कोई पेनल्टी है? तो जैसे पीरियोडिक रिटर्न हमने समझे GSTR 1, GSTR 3B, CMP 08 जैसे सर ने कहा, तो इसमें पेनल्टी के प्रावधान है। अगर इसमें दो चीज़ें, एक तो है पेनल्टी, लेट फी जिसको कहा जाता है, दूसरा हो गया आपका इंटरेस्ट। तो अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर रिटर्न ड्यू डेट के बाद पे किया, भरा, तो आपको उस पर लेट फी एप्लीकेबल होगी। और दूसरा होता है इंटरेस्ट। तो जैसे अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, इसका मतलब आप आपका जो टैक्स है, जो ड्यू टैक्स है, वो लेट पे कर रहे हो। तो लेट पे कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो उदाहरण के तौर पर अगर समझो आप GSTR 3B लेट फाइल करते हो, तब आपको 50 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी जो है लेट फ़ी है वो पे करना पड़ता है। ये अपने आप आपके रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट होता है, कैलकुलेट होता है और आपको इसको पे करना है। इंटरेस्ट जो होता है वो आपको खुद कैलकुलेट करना है, जो भी आपका आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है उसके हिसाब से। तो जैसे इंटरेस्ट का रेट है 18% पर एनम, तो जितने दिन का, मंथ का आपका डिले हुआ है उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और उसको पे करो। यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। मान लो आप बोलोगे कि मेरे पास तो ITC अवेलेबल है काफ़ी, तो क्या मैं ये लेट फ़ी और इंटरेस्ट वो ITC को यूज़ करके पे कर सकता हूँ? तो सरकार बोलती है नहीं, सिंस दिस इंटरेस्ट एंड लेट फ़ी इट इज़ अ फाइन इन नेचर, आप अपना ITC यूज़ नहीं कर सकते, आपको इस लेट फ़ी या इंटरेस्ट को कैश में ही पे करना है। आप आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे रोहित ने समझाया कि ये तो हमारे रिटर्न्स न फाइल करने पर या डिलेट फाइल करने पर पेनल्टी और इंटरेस्ट है, और भी कई पेनल्टी के प्रावधान हैं जो GST एक्ट में है। थोड़े बहुत मैं वो बता देता हूँ। एक है कि अगर आपने अपना जो नेम बोर्ड है उधर आपने GSTIN अपना डिस्प्ले नहीं किया है, जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको रजिस्ट्रेशन पे मिला, अगर उसमें आपने प्रोमिनेंटली GSTIN डिस्प्लेड नहीं है, तो अप टू 25,000 उसकी पेनल्टी आपकी हो सकती है। अगर आपने अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में जो GST के अंदर रजिस्टर्ड है, जो आपने पोर्टल पे इन्फॉर्म किया कि ये मेरा प्लेस ऑफ बिज़नेस है या मेरा ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस है, तो आप उस प्रीमाइसेस में आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डिस्प्ले करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हैं, कोई प्रॉपर ऑफिसर आता है डिपार्टमेंट से और वो ये आपकी ये चूक को पकड़ लेता है, तो अप टू 25,000 वो भी पेनल्टी है। आप GST इनवॉइसेस प्रॉपरली रेज नहीं करते हो तो उस पर भी अप टू 25,000 पेनल्टी है। आपने इनवॉइस इशू ही नहीं की तो उस पर भी पेनल्टी है। आप एक जनरल पेनल्टी भी है जो अप टू ₹25,000 है, जो किसी भी प्रोविजंस में नहीं है। आपने स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा, उसका भी 25,000 की पेनल्टी उसमें मैक्सिमम आपके ऊपर लेवी की जा सकती है। तो ऐसे कई पेनल्टी के प्रावधान हैं जो रिटर्न्स फाइलिंग से रिलेटेड नहीं है। आपने इतने टेक्निकल टॉपिक को इतने सरलता से समझाया, इसलिए आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सौरभ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत रोहित।